तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, उपसह संयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और इसमें जो अपना चैप्टर चल रहा है और वो चैप्टर है संकुल निर्माण के सिद्धांत। ओके, अभी तक हमने इस संकुल निर्माण के सिद्धांत में एक थ्योरी, एक सिद्धांत पूरा कंप्लीट जो है डिस्कस किया है, और वो था क्या, संयोजकता बंध सिद्धांत। आज हम दूसरा सिद्धांत लेंगे जो कहलाता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। तो देखो बच्चों, ये सिद्धांत भी संकुल यौगिक में धातु और लिगैंड के बीच में होने वाली बॉन्डिंग को ही समझाता है कंप्लीट। लेकिन इस सिद्धांत का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो कंप्लीटली किस पर बेस्ड है, आयनिक बंध निर्माण पर। मतलब इसमें जो बोला गया है ना कि जो संकुल यौगिक होता है, उस संकुल यौगिक में धातु और लिगैंड के बीच में आयनिक बंध का निर्माण होता है। उसमें किसी भी प्रकार का जो है उपसह संयोजी बंध निर्मित नहीं होता, जो कि आपने अभी इससे पहले किसमें देखा था, संयोजकता बंध सिद्धांत। और इस तरह से हम जानते हैं कि जब आयनिक बंध किसी में निर्मित हो तो वो जो बनेगा यौगिक, उसे हम क्रिस्टल बोलेंगे, और इसीलिए इस नाम पड़ गया क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ये सिद्धांत सबसे पहले आयनिक बंध के निर्माण के लिए दिया गया था, बाद में इसे किसमें अप्लाई कर दिया गया, उपसह संयोजी यौगिकों में, क्योंकि वो भी एक प्रकार के लवण है, आयनिक यौगिक, इसलिए इसको बोला गया क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। अब देखो, इसके जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वो क्या कहते हैं। जैसे पहला कह रहा है कि संकुल यौगिक में लिगेंड तथा धातु आयन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण मींस आयनिक बंध होता है। मतलब इसमें प्योरली धातु और लिगेंड के बीच का जो बंधन है वो आयनिक माना गया है, आयनिक होता है। और ये जो आयनिक बंध बनता है वो धातु आयन धनायन तथा लिगैंड ऋणायन के मध्य स्थापित होता है। मतलब इसमें धातु आयन को धनायन की तरह ट्रीट किया गया है और लिगैंड को ऋणायन की तरह ट्रीट किया गया है। अगर ऋणायन उदासीन है तो उसका जो ऋणावेशित सिरा है वो धातु आयन की ओर आकर्षित होता है। तो पहला पोस्टुलेट है जो बिल्कुल टोटली ये कह रहा है कि धातु लिगैंड बॉन्ड जो है टोटली आयनिक है, और ये आयनिक बंध धातु धनायन और लिगैंड ऋणायन के मध्य स्थापित होता है स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण। ओके, दूसरा है कि संकुल निर्माण में धातु आयन लिगैंड से गोलाकार स्फेरिकली घिर जाता है। मतलब ये होता है कि पहले धातु आयन जैसे ही संकुल निर्माण होता है तो जो धातु आयन है वो चारों तरफ से लिगैंड से घिरता है, क्योंकि धातु धनायन है तो चारों तरफ से ऋणायन आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो लिगैंड्स जो है ऋणायन है। और ऐसा होने से जितने भी डीकक्षक हैं उन सब की ऊर्जा बढ़ जाती है। मतलब बिल्कुल वैसा ही कि आप बैठे और आपके 4 लोग बैठे हैं आप, और आपको चारों तरफ से दुश्मन आके घेर ले स्फेरिकली कि आप कहीं से ना निकल सके। तो अब आप अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो पावर है वो थोड़ा बढ़ाओगे, लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। ठीक इसी तरह से इसमें बोला गया है कि जब संकुल का निर्माण होता है तो धातु आयन लिगैंड से गोलाकार घिर जाता है चारों तरफ से स्फेरिकली, जिससे समस्त डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है। और वो जो ऊर्जा बढ़ी है ना बच्चों, एक्चुअली वही विपाटन ऊर्जा है, क्योंकि उसी ऊर्जा का फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब ये होगा, ऊर्जा बढ़ जाती है तथा कक्षक, मैं ये कहूं कि कक्षक विपाटन में, आगे जब हम अभी पढ़ेंगे कक्षक विपाटन में, इस ऊर्जा का पुनरावितरण होता है। क्या हो जाता है, पुनरावितरण, कि जो ऊर्जा बढ़ गई सिस्टम ने, जो परमाणु और उनके जो कक्षक है, डी कक्षक, उन्होंने अपने वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर ली, और फिर यही जो बढ़ी हुई ऊर्जा है ये जो कक्षा कभी आगे विपाटन पढ़ोगे उसमें पुनर्वितरित हो जाती है। अब तीसरा है
कि संकुल ज्यामिति के अनुसार, मतलब अब संकुल कैसा बनना है, चतुष्फलकी बनना है या वर्ग समतली बनना है या अष्टफलकीय संकुल बनना है, संकुल की ज्यामिति के अनुसार डी कक्षक प्रभावित होते हैं। समझ गया ना? पहले पांचों कक्षक प्रभावित हुए लिगैंड से एक लिमिट तक, तब तक कि वो गोलाकार गिर गए, वहां केवल आकर्षण काम कर रहा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो लिगैंड्स हैं वो धातु आयन की ओर बढ़ते हैं और फिर संकुल की ज्यामिति क्या है, चतुष्फलकी संकुल बनना है कि वर्ग समतलीय संकुल बनना है कि अष्टफलकीय संकुल बनना है, उसकी ज्यामिति के अनुसार अब जो डी कक्षक है वो प्रभावित होते हैं। मींस सभी डी कक्षक एक समान प्रभावित नहीं होते। एक बार तो पहले पांचों प्रभावित हुए एक लिमिट तक, जब तक आकर्षण था। अब जब अंदर की तरफ लिगैंड और बढ़ते हैं धातु आयन को जोड़ने के लिए, तो फिर संकुल की ज्यामिति के अनुसार डी कक्षक प्रभावित होते हैं। मींस सभी कक्षक समान प्रभावित नहीं होते, जिसमें डी कक्षक दो विभिन्न ऊर्जा वाले कक्षकों के समूह में बढ़ जाते हैं। मतलब इस तरह का फिर क्या होता है कि संकुल की ज्यामिति के अनुसार जब इफेक्ट पड़ता है लिगैंड का, तो धातु आयन के जो डी कक्षक 5 हैं वो दो विभिन्न ऊर्जा के कक्षकों के समूह में बढ़ जाते हैं और इसे कहते हैं डी कक्षक का विपाटन हो जाना। और इस तरह से इसे डी कक्षक विपाटन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डी कक्षक विपाटन कहा जाता है। तथा इन विपाटित कक्षकों के बीच का जो अंतर, ऊर्जा अंतर, इनके बीच का जो क्या है बच्चों, ऊर्जा अंतर, उसे बोला जाता है विपाटन ऊर्जा कहलाता है। यह उत्तेजित डी कक्षकों की ऊर्जा के पुनर्वितरण के कारण पाया जाता है। अभी आपको मैंने बताया था कि जैसे ही लिगैंड स्फेरिकली लिगैंड डी ऑर्बिटल्स को घेर लेते हैं तो सभी डी ऑर्बिटल अपनी ऊर्जा बढ़ा लेते हैं। फिर लिगैंड की ज्यामिति के अनुसार, फिर लिगैंड जो है संकुल की ज्यामिति के अनुसार लिगैंड धातु आयन की तरफ बढ़ते हैं। तो डी कक्षक जो है लिगैंड से जो टकरा रहे हैं या नहीं टकरा रहे हैं, इस बेस पर डी कक्षकों का दो विभिन्न ऊर्जा वाले कक्षकों के समूह में बंटवारा हो जाता है, विपाटन हो जाता है। इसे बोलते हैं डी कक्षक का विपाटन। और जो इन विपाटित कक्षकों के बीच का ऊर्जा अंतर है उसे बोलते हैं विपाटन ऊर्जा। एक्चुअली विपाटन ऊर्जा उत्तेजित डी कक्षकों की ऊर्जा का ही पुनर्वितरण को बताती है। विपाटन ऊर्जा ऋणात्मक होती है, मतलब जितनी ऊर्जा डी कक्षकों ने बढ़ा ली थी वो उतनी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और यही संकुल को स्थायित्व प्रदान करते हैं। अब हम एक एक करके समझेंगे। देखो, पहला है अष्टफलकी संकुल में डी कक्षक विपाटन। कि जो एक अष्टफलकी संकुल बनता है तो आप ऐसे समझो कि ये है सारे डी कक्षक डी जनरेट। क्या है ये? धातु आयन के 5 डी कक्षक डी जनरेट, जिन्हें हम बोलते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये हो गया डी जेड स्क्वायर। ऐसे 5 डी कक्षक होते हैं धातु आयन के पास। डी जनरेट मतलब है समभ्रंश कक्षक, मतलब सबकी ऊर्जा क्या होती है, बिल्कुल बराबर थी। अभी कोई लिगैंड इनके पास नहीं था। अब क्या हुआ कि धातु आयन की तरफ ये लिगैंड आना शुरू हुए और इस तरह से धातु आयन चारों तरफ से स्फेरिकली ये क्या हो गया, गोलाकार घेराव हो गया। कि धातु आयन में धनावेश है और लिगैंड में क्या है बच्चों, ऋणावेश। तो ऋणावेश धातु आयन की तरफ आकर्षित होगा स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण, और धातु आयन की सभी चारों तरफ से जब लिगैंड से घिरता है तो जो उसके अंदर की जो डी कक्षक है धातु आयन की, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एकदम से अपनी ऊर्जा बढ़ा लेते हैं। और इस तरह से यहाँ से जो एक ग्राउंड स्टेट थी, ये हम कहें कि ये क्या थी बच्चों, ग्राउंड स्टेट, और ये आ गई क्या, एक्साइटेड स्टेट। कि समस्त डी कक्षकों की ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई और डी कक्षक उत्तेजित हो गए, स्फेरिकली घिरते सारे डी कक्षक की ऊर्जा बढ़ गई। अब क्या होगा कि देखो, अब यहां देखें कि ये है अष्टफलकीय संकुल। अष्टफलकीय संकुल में आप देखते हैं कि जो लिगैंड है वो केवल अक्षों में स्थित है। कहां पर स्थित दिखाई दे रहे हैं आपको, अक्षों में। कौन कौन सी अक्ष, देखो ये एक्स मान लो,
ये y मान लो, तो ये क्या है, या ये है हमारी x, ये हो गई y, तो ये कौन सी अक्ष होगी बच्चों, z। इस तरह से तो अब देख रहे हैं कि अष्टफल की संकुल में जो लिगैंड है वो किस पर आ रहे हैं, अक्षों पे, और अक्षों पर दो ऑर्बिटल स्थित होती हैं। कौन कौन सी, ये तो हो गई dz स्क्वायर, और ये कौन-सी होती है बच्चों, dx स्क्वायर और y स्क्वायर कक्षा। तो ये सीधा लिगैंड से टकरा रही है, मतलब सीधे इन्हीं अक्षों से लिगैंड आ रहे हैं, और इन्हीं अक्षों पर क्या है, डी कक्षक है। और हम जानते हैं कि डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लिगैंड में खुद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे बच्चों। अब जब रिपल्सन लगातार बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, तो ये जो एक्सियल ऑर्बिटल थी, जो दो अक्षों में जो स्थित ऑर्बिटल है dz स्क्वायर, dx स्क्वायर, y स्क्वायर, ये तो सीधा लिगैंड से टकरा रही है, टक्कर ले रही है। लिगैंड अंदर घुसता जा रहा है और ये लिगैंड को हटाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में हम जानते हैं रिपल्सन यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है लिगैंड के साथ, क्योंकि ये रिपल्सन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, जो डी कक्षक है उनमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो लिगैंड्स आ रहे हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें रिपल्सन हो रहा है, फिर भी लिगैंड धंस रहा है। धातु आयन से चिपकना है, उसको एक कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो लड़ाई तो चलती रहेगी। तो ऐसे में क्या है अब कि जो 5 डी कक्षक हैं, वो उनमें से ये 2 डी कक्षक जो है ना, एक्सियल वाली, इन्होंने अपनी ऊर्जा बढ़ाई। तो ये ऊर्जा बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा मिल रही है ना, बाकी जो 3 कक्षक होती हैं, dx स्क्वायर, सॉरी dxy, yz और xz, ये अपनी ऊर्जा उठा उठा के किसको देना शुरू कर देती हैं, इस तरह से इनको। तो इस तरह से यहां पर जो विपाटन हो जाएगा कि अब ये क्या होगा, जब लगातार टकराएंगी तो हम कहें कि इनकी ऊर्जा इनको मिलना शुरू हो गई ऐसे। तो ये 2 ऑर्बिटल्स हैं टी में, कौन सी, जो एक्सियल है, वो ऊर्जा लगातार 5 में से 3 की ऊर्जा उनको मिल गई, तो उनकी जो ऊर्जा है वो क्या बढ़ गई, +3/5। मतलब 5 ऑर्बिटल जो थी, ठीक है, वो 2 पार्ट में बटी, और इनमें से 2 ऑर्बिटल को, जो 3 ऑर्बिटल बची थी dxy, yz, xz, उनकी एनर्जी मिल गई। तो 5 में से 3 की एनर्जी मिल गई इनको, 2 को, इनकी जो एनर्जी बढ़ गई वो 3/5 टाइम्स क्या हो गई, बढ़ गई। मिलनी थी 5 की, लेकिन मिली 3 की, तो कितनी बढ़ गई, 3/5। और जो नीचे बचेंगे 5 में से 3 ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी किसको गई है, ऊपर की 2 ऑर्बिटल्स को। तो इनकी जो एनर्जी है 5 में से 2 की जो एनर्जी बढ़ी है उसके बराबर कम हो गई, इसीलिए इसको लिखा जाएगा -2/5, और उसको लिखा गया है +3/5। तो मतलब ये हो गई -2/5। क्यों लिखी गई है बच्चों -2/5? कि ये कह रहा है 5 ऑर्बिटल में से 2 ऑर्बिटल को एनर्जी दे दी गई है ऊपर की तरफ, इसलिए इनकी एनर्जी 5 में जितनी थी उनमें से 2 की एनर्जी के बराबर जो बढ़ गई है उतनी कम हो गई, और इनकी जो ऊपर वाली है वो 3/5 बढ़ गई। लेकिन ये डिफरेंस कितना बना रहेगा बच्चों, हमेशा डेल्टा ओ, जो की एनर्जी पहले ली गई थी ये वाली, वही तो रिडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं बैरी सेंटर। तो इस बैरी सेंटर से ऊपर जो ईजी कक्षक है, जो उच्च ऊर्जा वाले, ये क्या हो गए, उच्च ऊर्जा, ठीक है, और ये क्या हो गए बच्चों, निम्न ऊर्जा। तो जितनी नीचे की तरफ गिरती जाएगी एनर्जी, उतनी ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, लेकिन इनका डिफरेंस हमेशा बना रहेगा डेल्टा ओ। तो इस तरह से जो T2G कक्षक है उनकी एनर्जी -2/5 कम होगी। इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर नीचे आएगा तो उसकी एनर्जी -2/5 डेल्टा ओ कम हो जाएगी, मींस -4dq। डेल्टा ओ इक्वल टू होता है 10dq। इस तरह से ये पैरामीटर है एनर्जी मेजर के, और ऊपर वाली जो है वो जाएगी 6d। और इस तरह से जो d ऑर्बिटल है 2 पार्ट में आप देख रहे हैं बटा हुआ दिख रहा है, इसी को बोलते हैं स्प्लिट ऑर्बिटल्स, विपाटित कक्षक। क्या है ये, विपाटित कक्षक। तो ये है d ऑर्बिटल का अष्टफलकीय संकुल में विपाटन, जो कि लिगैंड से इस तरह से विपाटित होता है। और ये है, तो ये जो थ्योरी है टोटली लिगैंड और डी कक्षक के बीच में होने वाली इंटरएक्शन को बताती है, ठीक है।
अब यहां देखो डी कक्षकों में जब विपाटन हो गया, अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन पहले से डी में चल रहा है, ग्राउंड स्टेट में भी था और उसके बाद वो एक्साइटेड स्टेट में भी गया और इसके बाद वो कहां जाएगा। तो विपाटित डी कक्षकों में लिगैंड में, ठीक है, विपाटित डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा। तो देखो हम इस डायग्राम से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अभी आपने देखा कि जो ऊपर कक्षक है Eg, है ना, और जो नीचे कक्षक है T2G, जी यहाँ जिरेड को बताता है कि अष्टफल की संकुल सम्मित होता है, जिरेड होता है। T2G ट्रिपल जनरेट, Eg एंटीजन जनरेट। तो इस तरह से मान लिया जाए कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब सोचो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वितरण जो है ऑफ-बाउ नियम के अनुसार चलेगा। पहले एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ रहेगा, ठीक है। मान लिया जाए अब दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो भी यहाँ रहेगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन है तो भी यहाँ रहेगा और ये हो गया T2G। तो चाहे लिगैंड प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, बच्चों ध्यान रखें 1 से 3 तक जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पहुंच जाते हैं, T2G में, क्योंकि ऑफ-बाउ नियम के अनुसार पहले लोअर एनर्जी वाला भरेगा फिर हायर एनर्जी वाला। अब आता है कि चौथा इलेक्ट्रॉन है तो अब कहां जाएगा। तो देखो दो कंडीशन बनती है कि अगर लिगैंड प्रबल है तो वो इन डी ऑर्बिटल में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप ला देता है और ऐसे में ऑफ-बाउ नियम लगेगा कि पहले इलेक्ट्रॉन नीचे की सारी निम्न ऊर्जा स्तर में भर जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो चौथा इलेक्ट्रॉन भी T2G में, पांचवा इलेक्ट्रॉन भी T2G में और छठवां इलेक्ट्रॉन भी T2G में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर विपाटन उच्च कोटि का हो जाता है और ऐसे में T2G की एनर्जी Eg से बहुत कम होती है और अब नियम लगेगा कि पहले लोअर एनर्जी वाला भर जाएगा। इसके बाद अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन अब छठवां आता है तो ऊपर जाएगा, सातवां भी है तो ऊपर जाएगा, आठवां भी है तो ऊपर जाएगा। इस तरह से जब तक, मतलब कुल मिला के हमारे पास जो 6 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, उनमें से 6 इलेक्ट्रॉन तो नीचे चले गए और जो 4 बचे वो ऊपर जाएंगे। इसीलिए लिखा है कि अगर प्रबल लिगैंड क्षेत्र है तो D1 से D6 तक आपको T2G में रखने हैं और 7 से लेकर 10 तक Eg में रखने। अब आता है कि दुर्बल लिगैंड क्षेत्र है तो क्या करेंगे। तो देखो बच्चों, दुर्बल लिगैंड क्षेत्र में ऑफ-बाउ नियम भी लगेगा और हुंड नियम, मतलब यहां पर ऑफ-बाउ, ठीक है, ऑफ-बाउ नियम से T2G तथा Eg भरते, ठीक है, हुंड नियम नहीं लग रहा है। और यहां पर आपको क्या लगाना है, हुंड नियम। हुंड नियम का मतलब है कि जो दुर्बल लिगैंड होता है ना, वो T2G को इतना ज्यादा स्प्लिट नहीं करता कि बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस आ जाए। इसलिए T2G और Eg की एनर्जी में ज्यादा गैप ना होने के कारण पहले 3 इलेक्ट्रॉन नीचे रहेंगे। मतलब अगर हम ये कहें कि ये हमारे पास डी कक्षक है तो 2 और 3 ऐसे बटेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन है तो एक यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, तीसरा यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, अब चौथा यहाँ और पांचवा यहाँ जाएगा, क्योंकि इनके बीच का एनर्जी गैप काफी कम है और ऐसे में T2G और Eg में ज्यादा अंतर नहीं होने के कारण हुंड नियम लगता है। तो इस तरह से D1 से D3 तक, अब चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। D4, 5 ऊपर चले जाएंगे, जबकि वहां पर 4, 5, 6 तक T2G में थे, फिर 6, 7, 8 फिर T2G में आ जाएंगे, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर 9, 10 Eg में चले जाएंगे। और इस तरह से आपको दुर्बल लिगैंड क्षेत्र और प्रबल लिगैंड क्षेत्र में डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का वितरण याद रखना है। दुर्बल लिगैंड क्षेत्र में हुंड नियम लगेगा, मतलब पहले 3 नीचे 2 ऊपर फिर 3 नीचे फिर 2 ऊपर, जबकि आप इसमें जो है प्रबल लिगैंड क्षेत्र में केवल ऑफ-बाउ नियम हो रहा है, पहले T2G पूरा भर दे फिर Eg, ठीक है। फिर हम आते हैं क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE, इसी को बोलते हैं CFSE। तो क्या होता है बच्चों कि जो लिगैंड के इफेक्ट से डी कक्षक विपाटित हुए हैं तो इन विपाटित कक्षकों के मध्य का ऊर्जा अंतराल CFSE कहलाता है। यह संकुल निर्माण के दौरान उत्सर्जित होती है।
जो कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्मन में भी प्रयुक्त हो जाती है। बाकी जो बचेगी टोटल वो नेट एनर्जी चेंज के फॉर्म में दिखेगी कि जब संकुल निर्माण होगा तब ये ऊर्जा उत्सर्जित हुई, इसमें से कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन युग्मन में प्रयुक्त हो जाएगी, बाकी जो बचेगी वो नेट एनर्जी चेंज दिखेगा। अभी मैं बताता हूं उसको। अब आता है CFSE, आप कैसे निकालेंगे अष्टफलकी में, तो ये लिखा है -0.4 इंटू एक्स प्लस 0.6 इंटू वाई डेल्टा ओ, या -4 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई डी। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि आप देखो कि जो डी कक्षक है ना, तो जब डी कक्षक में कोई भी इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है यहां, तो जब नीचे जाएगा तो हर एक इलेक्ट्रॉन यहां गया है तो उसकी एनर्जी 0.4 डेल्टा ओ कम हो जाती है, कम हो जाती। और जब इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो यहां पर जो है एनर्जी 0.6 डेल्टा ओ बढ़ जाती है प्रति इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी प्रति इलेक्ट्रॉन कम हो जाती है। ठीक है, तो यही रीजन है कि हमने यहां लिखा है -0.4, ठीक है, 4 इंटू एक्स, जहां एक्स जो है T2 कक्षक के इलेक्ट्रॉन है और जो y है वो Eg कक्षक के इलेक्ट्रॉन है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो नीचे जाएगा अगर T2G में, है ना, तो T2G में हर एक इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने से सिस्टम की एनर्जी इतनी कम हो जाएगी, मतलब इतनी एनर्जी उत्सर्जित हो जाएगी, और ऊपर जाएगा तो इतनी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से x इक्वल टू T2G कक्षक के इलेक्ट्रॉन और y जो है Eg कक्षक के इलेक्ट्रॉन। और संकुल निर्माण में कुल ऊर्जा परिवर्तन अगर डेल्टा E निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा CFSE प्लस n पाई, जहां n युग्मित, ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन युग्मित हो चुके हैं, और y है युग्मन ऊर्जा। कई जगह ये p के फॉर्म में भी लिखी होती है, मतलब वो ऐसा भी लिखा होता है CFSE, ठीक है, इंटू पाई या n। तो हम n p का इसलिए n से मल्टीप्लाई किया गया है क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन युग्मित है वो मल्टीप्लाई कर दें, तो जो ऊर्जा निकली उनमें से कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन युग्मन में हो गए, तो एक्चुअल में नेट एनर्जी चेंज कितना हुआ डेल्टा E वो। अगर पाई ग्रेटर देन CFSE तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपाटित कक्षकों में युग्मित नहीं होंगे, अर्थात लिगैंड दुर्बल होगा, और पाई से कहीं ज्यादा एनर्जी निकली तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपाटित कक्षकों में युग्मित होंगे, अर्थात लिगैंड प्रबल होगा। मतलब यहां पर लिगैंड की प्रबलता बताई जा सकती है, और यही CFSE का सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि इसने पाई और CFSE के बेस पर यह बता दिया था कि अगर कोई लिगैंड डी कक्षक को विपाटित करता है और इतनी एनर्जी निकलती है कि वो इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर दे तो वो कहलाएगा क्या, CFSE की वैल्यू अगर पाई से ज्यादा है तो प्रबल लिगैंड है, और दुर्बल है मतलब पाई से कम है तो वो, ठीक है, यहाँ लिखा है कि अगर पाई की वैल्यू ज्यादा है और CFSE की वैल्यू कम है, मतलब कम एनर्जी निकल रही है, जितने इलेक्ट्रॉन को युग्मन के लिए चाहिए उतनी नहीं निकल रही है, तो वो दुर्बल लिगैंड हो गया, और जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन युग्मन में चाहिए उससे ज्यादा निकल रही है तो प्रबल लिगैंड होगा। ऐसे में यहाँ संकुल का निर्माण होगा और टोटल एनर्जी जो है CFSE है, यहाँ पर जो है एक्चुअल में डेल्टा E चेंज आएगा वो निगेटिव हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर जो है डेल्टा E जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए ना, यहां पर जो डेल्टा E है वो कैसा आएगा, निगेटिव, इस तरह से, और यहां पर जो डेल्टा E आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। और ऐसे में जहां हम जानते हैं पॉजिटिव आएगा वो संकुल कम स्थायी होंगे, और जहां नेगेटिव आएगा ज्यादा स्थायी होंगे। अब एक एग्जांपल से बता देता हूं, D6 धातु आयन विन्यास का प्रबल लिगैंड तथा दुर्बल लिगैंड क्षेत्र में CFSE क्या होगा। तो देखो प्रबल लिगैंड में D6 कॉन्फ़िगरेशन है तो T2G में चलेगा 6 और Eg रहेगी खाली, क्योंकि जब तक D पूरी नहीं भर जाती T2G कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा प्रबल लिगैंड क्षेत्र में। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू हो गई 6 जबकि y की वैल्यू क्या हो गई 0, तो मैंने रख दिया -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 0, तो ये आ गई -2.4 डेल्टा O। और CFSE की वैल्यू हो गई, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 24 DQ। डेल्टा E कितना हुआ, तो -2.4 डेल्टा O प्लस 3 पाई या 3 पाई क्यों किया, क्योंकि 3 युग्मन हो रहा है, तो इस तरह से युग्मन में ये एनर्जी लग जाएगी। अब जो नेट बचेगा वो संकुल निर्माण में ऊर्जा की तरह निकल के बाहर दिखेगा।
फिर आते हैं दुर्बल इवेंट क्षेत्र में D6 है, तो देखो 4 तो नीचे रहेंगे और 2 ऊपर, मतलब पहले 3 नीचे फिर 2 ऊपर, फिर एक और बचा तो वो T2G में रहेगा। तो यहाँ पर X4 और Y2, तो यहाँ रखोगे 0.4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0.6, तो ये जो आया आपके पास वो आ गया -0.4 डेल्टा O, और इस तरह से डेल्टा E -0.4 डेल्टा O प्लस 1 पाई, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है। तो इस तरह से आपने देखा, ये था अष्टफल की संकुल में इलेक्ट्रॉन का वितरण, CFSE की वैल्यू कैलकुलेट करना, संकुल निर्माण में नेट एनर्जी चेंज निकालना, डी ऑर्बिटल का विपाटन कैसे है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। आप इसको 2-3 बार अच्छी तरह समझोगे, देखोगे, तो आपसे फिर एक एक क्वेश्चन जो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का बन जाएगा। आज हम केवल अष्टफल की संकुल तक ही स्पष्ट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट लेंगे हम क्या, चतुष्फल की संकुल। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट में।